नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर प्रस्तावित एक विशाल मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। सोचिए, एक ऐसा अद्भुत इकोसिस्टम जो डायनासोर के समय से मौजूद लेदरबैक समुद्री कछुओं जैसी प्राचीन प्रजातियों का घर है, वहां एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई दावे और विवाद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्रोत सामग्री के आधार पर इस पूरे विवाद की गहराई में चलते हैं और इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इस एनालिसिस को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दूसरा, द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तीसरा, प्रोसीजरल कंसर्न्स। चौथा, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स। और पांचवा, अंडरलाइंग मोटिव्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, द ब्लूप्रिंट ऑफ द मेगा डेवलपमेंट। देखिए, ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है। स्रोत के मुताबिक इस पूरी बहस के केंद्र में पूरे 81,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद ग्रेट निकोबार द्वीप के पूरे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करना है और इसके पहले फेज को 2028 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। ये भारी भरकम बजट ही बता देता है कि यहाँ किस स्केल पर काम होने वाला है। अब सवाल है कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या? तो स्रोत बताता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट मेनली 4 पिलर्स पर टिका है। इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए एक डुअल यूज एयरपोर्ट होगा, 450 MVA का एक पावर प्लांट होगा और सबसे बड़ी बात, 3.5 लाख से 6.5 लाख लोगों के लिए एक पूरी की पूरी कमर्शियल टाउनशिप बसाई जाएगी। स्रोत का तर्क है कि ये चारों चीजें इस आइलैंड के 166 स्क्वायर किलोमीटर के प्राकृतिक रूप को हमेशा के लिए बदल देंगी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, असेसिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट। इस बड़े कंस्ट्रक्शन का पर्यावरण पर क्या असर होगा? यहाँ पर स्रोत सरकारी दावों और इंडिपेंडेंट रिसर्च के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। सरकारी डेटा कहता है कि करीब 7,11,000 पेड़ कटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्र रिसर्चर्स का अनुमान है कि यहाँ 1 करोड़ के आसपास 100 साल पुराने पेड़ काटे जाएंगे। स्रोत जोर देकर कहता है कि ये ट्रॉपिकल जंगल असल में नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। अगर ये खत्म हुए तो उस इलाके का तापमान अचानक से बढ़ सकता है और बारिश में भारी कमी आ सकती है। लेकिन बात सिर्फ पेड़ों और जंगलों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाता है, शोम्पेन जनजाति का। ये सिर्फ 29 लोगों का एक ऐसा स्वदेशी ग्रुप है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा है। 13 अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए स्रोत चेतावनी देता है कि अगर ये लोग अचानक से बाहरी दुनिया और नई बीमारियों के संपर्क में आएं तो इनकी पूरी आबादी खत्म हो सकती है। इसे सच में उनके लिए एक डेथ सेंटेंस या मौत की सजा के बराबर बताया गया है। इसके अलावा स्रोत के मुताबिक लोकल इकोसिस्टम को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। गैलाथिया बे की ओपनिंग 3 किलोमीटर से सिकुड़कर महज 300 मीटर रह जाएगी, जिससे लेदरबैक कछुओं के अंडे देने की जगहें पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। और जो 16,150 कोरल कॉलोनीज हैं, उन्हें रिलोकेट करने के सरकारी दावे को वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक मैडनेस कहा है, क्योंकि ये प्रूवन नहीं है। साथ ही लॉन्ग टेल्ड मकाक और ट्री श्रू जैसे दुर्लभ जीवों के अस्तित्व पर भी सीधा खतरा है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, प्रोसीजरल कंसर्न्स, क्वेश्चनिंग द अप्रूवल प्रोसेस। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल कैसे मिला, इस पर स्रोत ने कई रेड फ्लैग्स दिखाए हैं। आरोप है कि नियमों को दरकिनार किया गया, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कमिटी में ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, जिसे बाईपास कर दिया गया। और तो और, जिस ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी वो एक नॉन ट्राइबल पंचायत थी जिसमें कोई आदिवासी था ही नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई गई है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, जिसमें महीनों लगने चाहिए, कथित तौर पर सिर्फ 6 से 7 दिनों में जल्दबाजी में पास कर दिया गया। इन दावों को साबित करने के लिए स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प चीज पॉइंट आउट करता है। जरा इन नक्शों को देखिए। 2020 के ऑफिशियल मैप में तट के चारों ओर कोरल रीफ्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2021 के मैप में वो अचानक से गायब कर दिए गए। और ये सब उसी वक्त हुआ जब गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डीनोटिफाई किया जा रहा था। स्रोत का मानना है कि ये शायद होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज को छुपाने की एक कोशिश हो सकती है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स, डिबंकिंग द मलक्का स्ट्रेट आर्ग्यूमेंट। इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में सबसे बड़ा तर्क नेशनल सिक्योरिटी और चीन की नेवल पावर को काउंटर करने का दिया जाता है।
इसे समझने के लिए स्रोत हमें बताता है कि आखिर स्ट्रेट्स या जलडमरू मध्य होता क्या है। ये पानी का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि मलक्का स्ट्रेट के जो असली संकरे रास्ते या चोक पॉइंट्स हैं वो असल में सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं। अब अगर हम मैप की ज्योग्राफिकल रियलिटी देखें जो स्रोत ने प्रस्तुत की है, तो ग्रेट निकोबार अंडमान सागर में है और ये मलक्कर स्ट्रेट के एक्चुअल एंट्रेंस से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। स्रोत का तर्क है कि इतनी दूर बैठकर किसी शिपिंग लेन को चोक या कंट्रोल करने का आइडिया प्रैक्टिकली बहुत कमजोर है। और हाँ, चीन भी तो पिछले 20 सालों में चुप नहीं बैठा है ना। स्रोत याद दिलाता है कि चीन ने कई ऑल्टरनेटिव रूट्स तैयार कर लिए हैं, चाहे वो म्यांमार से डायरेक्ट पाइपलाइंस हो, पाकिस्तान के जरिए सीपीईसी हो, सेंट्रल एशिया से सप्लाई हो, रूस के रास्ते पोलर सिल्क रोड हो या फिर सुंडा और लोम्बोक जैसे दूसरे समुद्री रास्ते हों। कुल मिलाकर स्रोत का कहना है कि सिर्फ इस आइलैंड से चीन को घेरने का तर्क अब थोड़ा आउटडेटेड और पॉलिटिकली कन्वीनियंट ज्यादा लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, अंडरलाइंग मोटिव्स, डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन। यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने रखता है। अगर यह प्रोजेक्ट सच में मिलिट्री या नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, तो जमीन का बंटवारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जरा सोचिए, कुल 116 स्क्वायर किलोमीटर में से पूरे 114 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए रखी गई है, जिसमें कसिनोज, रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स होंगे, जबकि बाकी बुनियादी ढांचे के लिए सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर की जगह दी गई है। और तो और स्रोत हाईलाइट करता है कि इस डेवलपमेंट में अदानी पोर्ट्स सहित 11 बड़ी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इन सब बातों को जोड़कर स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या सच में ये प्रोजेक्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए है या फिर इसका असली मकसद प्राइवेट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और कमर्शियल फायदा है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डेवलपमेंट इतना जरूरी है कि उसके लिए हम एक अनमोल इकोसिस्टम और वहां रहने वाली जनजातियों के वजूद को हमेशा के लिए दांव पर लगा दें? आखिर एक देश की असली वेल्थ क्या है, उसका प्राकृतिक संरक्षण या फिर कमर्शियल मुनाफा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के हमारे इस एनालिसिस में बस इतना ही।